बर्ड फ्लू की खबर को लेकर, जिसको लेकर अब अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड में प्रदेश के सभी चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व में यह अलर्ट जारी किया गया है। चिड़ियाघर में नए जानवर की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिड़ियाघर में बाघिन की मौत हुई है और बाघिन में हुई H5 वायरस की पुष्टि, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। तो देश भर में इस वक्त बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। गोरखपुर में जिस तरह से बाघिन की मौत हुई और कई और बताया जा रहा है कि जानवर इसकी चपेट में भी आए हैं, इस तरह की खबर है। अब इसके बाद जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उन्होंने पूरे देश में इस वक्त बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड में भी जितने टाइगर रिजर्व है या फिर जो जू हैं, उनमें भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग की टीम डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में रविवार को देहरादून पहुंची, जहां पर आज सचिवालय में आयोग की टीम के साथ सीएम धामी की बैठक हुई। मीटिंग में अगले 5 साल के लिए राज्य को मिलने वाली सब्सिडी और सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत तय हुई। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। दूसरी स्टेट के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और डेट टू जीडीपी रेशियो बिलो 30% है। तो अभी भी जो लास्ट आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमिटी एक फॉर्म हुई थी मिस्टर एनके सिंह के उसमें, तो उसकी रिकमेंडेशन के विद इन लिमिट्स में है उत्तराखंड। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में 17 नकल करने वालों को पकड़ा गया है। रविवार को सीबीएसई की लैब असिस्टेंट की परीक्षा होनी थी। इस दौरान 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से करीब 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों में 10 हरियाणा, 5 उत्तर प्रदेश और 2 आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 1 महिला भी है। आरोपियों के खिलाफ पटेल नगर और ढालनवाला थाने में उत्तराखंड में लागू नकल विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार में लड़कों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। लक्सर रोड पर युवकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक एक दूसरे पर लात घूंसों और डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर की है। वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई और 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। वहीं चमोली में तेज बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है यात्रियों को, ताकि किसी तरह से कोई जानमाल का नुकसान ना हो और यात्री सफल तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न करें। मौसम का अपडेट यात्रियों को लेकर चलने की बात की गई है, क्योंकि 4 धाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और कुछ जगहों पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और यही वजह है कि जो 4 धाम पर आने वाले यात्री हैं, उनके लिए कहा गया है कि आप जब भी बाहर निकले या फिर 4 धाम के लिए आगे जिस रास्ते पर बढ़े, पहले आप मौसम का अलर्ट ले लें और उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। मौसम अपडेट लेकर यात्रा करने की चेतावनी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया और साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए भी पूरा महकमा इस वक्त तैयार है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि चूंकि ऑरेंज अलर्ट है, इसीलिए यात्रियों को भी खास तौर पर मौसम का अपडेट लेकर ही वो यात्रा करें। और केदारनाथ धाम की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का सैलाब यहां लगातार उमड़ रहा है। अब तक 3,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं। रविवार को 24,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है।
चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,69,000 रिकॉर्ड यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 1,56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालु धामों में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही यात्रा में तेजी आएगी। पिछले साल चारधाम यात्रा में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार भी रजिस्ट्रेशन के शुरुआती आंकड़े बड़ी भीड़ का संकेत दे रहे थे। शुरुआती दिनों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन अचानक से इसमें कमी आ गई। अब तक करीब 9 लाख तीर्थयात्री चारधाम पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले साल से इसकी तुलना करें तो यह संख्या 3 लाख कम है। जानकार कहते हैं कि भारत पाक तनाव से उपजे हालात का यात्रा पर असर पड़ा है। 5-6 दिन जो तनाव चला भारत पाक युद्ध के कारण, उसने एक बहुत बड़ा असर चारधाम यात्रा पूरे देश में के मूवमेंट पर डाला था। तो यही उम्मीद हम करते हैं पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए कि अब आने वाले दिनों में ये जो मई का जो दूसरा पखवाड़ा और जून के शुरुआती दिनों में निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 2025 की चारधाम यात्रा में उछाल जो है आना चाहिए। पर्यटन विभाग का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने अपनी यात्रा रिशेड्यूल की है। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही यात्रा में इजाफा देखने को मिलेगा। अब तक 32,000 विदेशी नागरिकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से ज्यादातर मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले सप्ताह में यात्रा करने वाले हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ ही अब ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली भारत के प्रथम गांव माड़ा के नजदीक सरस्वती नदी के केशव प्रयाग में लगे पुष्कर कुंभ का आज चौथा दिन है और आज भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालु ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण किया। पुष्कर कुंभ में बड़ी तादाद में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पहुंचे। तो दक्षिण भारत में जो श्रद्धालु हैं वो पुष्कर कुंभ में पहुंच रहे हैं। खासतौर पर माड़ा चमोली में ये पुष्कर मेला लगता है, जहां पर ये पुष्कर कुंभ में सब शामिल होने पहुंच रहे हैं। पुष्कर कुंभ का आज चौथा दिन है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरी हैं। पहले दिन जहां बहुत ज्यादा भीड़ आने की वजह से पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन व्यवस्था नहीं बना पाया था, वहीं अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं दिख रही है। आप भीमपुर का ये इलाका देखिए और यहाँ पे आईटीबीपी से अलावा उत्तराखंड की जो पुलिस है वो तैनात की गई है और ये जो कुंभ है ये 26 मई तक चलना है। ऐसे में व्यवस्थाएं ठीक करना कहीं ना कहीं शुरू में चुनौती जरूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं सुधर चुकी है। और अगर बात करें तो प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और अपने जो पितृ देवता हैं उनको मोक्ष की कामना की। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, माड़ा। द्वितीय केदार के नाम से मशहूर भगवान मदमदेश्वर की डोली आज ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से मदमदेश्वर धाम के लिए रवाना हो गई। डोली रवाना होने के मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु और तीर्थपुरोहित मौजूद रहे। भगवान मदमहेश्वर की डोली आज अपने पहले पड़ाव रांसी के रंकेश्वरी मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी और कल सुबह अपने दूसरे पड़ाव गोंडार के लिए रवाना होगी और रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को सुबह डोली मदमदेश्वर धाम पहुंचेगी और इसके बाद 11:30 बजे
मधवधेश्वर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कई दिनों से नैनीताल में टूरिस्ट की कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब हालात ठीक होने लगे हैं और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। धीरे धीरे ही सही नैनीताल की फिजाओं में रौनक लौटने लगी है। खास बात यह है कि पीक सीजन के बाद भी बेरोक टोक एंट्री सैलानियों को सुकून का एहसास दे रही है। देश भर से नैनीताल आ रहे पर्यटक गर्मी में ठंडक का एहसास के साथ नैनी झील में नाव का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। कल ही हम लोग ने यहाँ पे हमने बोटिंग किया और नैना देवी मंदिर हम लोगों ने घूमा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है और ज़्यादा मुझे लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पर बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बट मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। फिलहाल गर्मी तो हम लोगों को इतनी महसूस नहीं हो रही है। हम लोग सारी फैमिली के साथ में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लगा हमें यहाँ का लेक का व्यू। हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारी वीडियोस भी बनाई है, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया है। हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के बारे में जितना कहा जाए कम है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ठंडा वेदर है और क्लाउड्स अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है यहाँ पे। दरअसल पिछले दिनों भारत पाक तनाव के दौरान होटलों की बुकिंग कैंसिल होने के साथ पर्यटकों की कमी से टूरिज्म को झटका लगा था। इस दौरान व्यापारियों को करीब 50 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। बॉर्डर पे कुछ इश्यूज हुए थे तो टूरिज्म काफ़ी नीचे आ गया था। 90% तक बुकिंग्स की कैंसिलेशन हो गई थी। लेकिन अब पिछले वीकेंड से देखने में आ रहा है कि टूरिस्ट आना शुरू हुआ है और दूर दराज गुजरात और महाराष्ट्र का टूरिस्ट भी यहाँ पे नैनीताल में आ रहा है। और आगे उम्मीद करते हैं कि अगले वीकेंड से नैनीताल में जैसे सीजन टाइम चल रहा है तो ये बहुत अच्छा पिकअप करेगा। बहरहाल अब धीरे धीरे पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं, जिससे इस सीजन में व्यापारियों के साथ स्थानीय लोगों में पर्यटन के बूम आने की उम्मीद है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी के रानी बाग से नैनीताल तक बनने वाले रोपवे को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है और रोपवे का काम फाइलों में बंद होने से रोपवे का काम धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। नैनीताल के जाम से निजात के लिए सालों पहले योजना तैयार तो हुई थी, लेकिन इस रोपवे को मंजूरी ही नहीं मिल सकी। करीब 1600 करोड़ के में हल्द्वानी से नैनीताल तक रोपवे बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमांत जनपद में स्थानीय लोगों के लिए बंकर बनाने की मांग उठने लगी है। भविष्य में आखिर ऐसा क्यों है कि बंकर की जरूरत पड़ेगी? देखिए जरा ये रिपोर्ट। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा। इससे ये भी बात साफ हो गई कि भविष्य में अगर चीन के साथ ऐसी स्थिति बनी तो वायु सेना की भूमिका निर्णायक होगी और जिसमें बॉर्डर इलाके में नागरिकों के जन माल की सुरक्षा के लिए बंकरों की भूमिका अहम होगी। लेकिन अभी इंडो चाइना बॉर्डर इलाके में युद्ध के हालात में नागरिकों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो छुप पाए, जिसके चलते भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। पूर्व सैनिक भी युद्ध के हालात में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। तो ये एयर अटैक है, यदि दुश्मन देश के द्वारा इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की जाती है कभी भविष्य में, अगर आशंका जताएं हम, तो उसके लिए बंकर बहुत ही निहायत जरूरी है एयर अटैक के लिए। एयर अटैक से बचने के लिए बंकर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन दूसरा। उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी में बंद पड़ी लोहारी नागपाला परियोजना की बंद पड़ी टनल को युद्ध के समय बंकर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोग सरकार से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिसे 4 धाम यात्रा के दौरान आने जाने के साथ ही युद्ध के दौरान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़े बड़े बंकर बनाए जाने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड में ये गंगा घाटी में
पाला बांध परियोजना जो अधूरी रही, वहाँ बड़े बड़े टनल बने हुए, उसको भी बंकर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। खेरांग से लेके और सीधा डबरानी, इसको बाईपास टनल जो है रोड के सड़क सेफ्टी के हिसाब से, इसको बाईपास रोड के हिसाब से भी जो इसको जो है सुचारू किया जा सकता है। बहुत से में बंकरों के काम भी इस सड़क आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लवारी नाग पाला की जो टनल है उसको पूरा किया जाए। युद्ध के समय नागरिकों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मजबूत बंकरों के निर्माण जरूरी है, जिसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में भादराबाद क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही थम नहीं रही है। यहां पर सुमन नगर कॉलोनी में एक जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ नजर आया। काफी देर तक हाथी कॉलोनी की गलियों में इधर उधर घूमता रहा, जिसे देखकर कॉलोनी वासी भी सहम गए। थोड़ी देर बाद हाथी जंगल की ओर निकल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से अक्सर यहां जंगली हाथी की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पहाड़ों के जंगलों में मिलने वाला फल काफल देहरादून के बाजारों में खूब छाया हुआ है। काफल की डिमांड इतनी है कि 600 से लेकर 800 रुपए किलो की रेट से काफल लोग खरीद रहे हैं और अपने अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में रसीले काफल की डिमांड बढ़ जाती है। इन दिनों राजधानी देहरादून की सड़कों पर आपको हर जगह काफल फल बिकते हुए मिल जाएंगे। मसूरी, धनौल्टी, टिहरी से लाकर लोग इसे देहरादून में बेच रहे हैं। काफल की डिमांड इस कदर है कि लोग इसे 600 से लेकर 800 रुपए किलो तक भी खरीद रहे हैं। वहीं काफल के शौकीन कहते हैं कि पहाड़ से पलायन हुआ, लेकिन यादें कोई नहीं भूलता, इसलिए लोग महंगे दामों पर भी काफल खरीद रहे हैं। तो वो फ्री में तोड़ लेते होंगे खेतों में जाके, ये लोग तो वहाँ से मेहनत करके लाते हैं ना, इतना तो है। जिसको कहते हैं ये तोड़ने की बहुत समस्या रहती है, इसलिए महंगा। काफल हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक जंगली फल है। ये ज्यादातर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले घने जंगलों में उगता है। अच्छी सेल है। कितने रुपए का बिक रहा है ये? 200 रुपए पाव बिक रहा है। लोग खरीद रहे हैं। ये मसूरी से ऊपर होता है धनौल्टी, वहाँ से लाते हैं। तो रोज भाई जल्दी खराब भी हो जाता है, फिर कैसे बचा? एक दिन में ही खराब हो गई, बिक जाता है। ज़्यादा मिलता ही नहीं, 10 किलो 8 किलो 12 किलो इतना मिलता है। ज़्यादा मिलता ही नहीं, 10-12 किलो होता है, आराम से मिल जाता है, दोपहर तक खत्म हो जाता है। क्या रेट है? 15 से 20 दिन की मियाद का ये फल खट्टा और मीठा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में काफल के शौकीन रेट की परवाह किए बिना इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। वहीं काफल का फल प्राकृतिक वरदान है जो शरीर की कई कमियों को पूरा करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रविवार देर शाम रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास कुछ अज्ञात लोगों ने दिल्ली से आए पर्यटकों की बस पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। घटना करीब 6:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब पर्यटक जंगल सफारी से लौटकर बस में सवार हो रहे थे। बताया जा रहा है कि एक पर्यटक और स्थानीय लड़की की किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी लड़कों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की अब तलाश कर रही है। देखिए, शाम के समय डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में। यात्री जो टूरिस्ट लेके आए थे, हम यहाँ टूर पे आए थे और जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे, तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में। हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में। तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी बेमतलब में। कंडक्टर को, हेल्पर जो हमारे साथ होता है, उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेज के जरिए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगा दी है। न्यूज़ 18 ने अपनी खबर में बताया था कि यहां बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर घुसपैठ की जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
ये वो 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध डॉक्यूमेंट के साथ देहरादून से पकड़े गए। इनके पास बांग्लादेश की आईडी तो मिली ही, साथ ही भारत के फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी हिंदू हैं। इन सभी से LIU स्पेशल ब्रांच, SOG, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB की टीमें पूछताछ कर रही हैं। इन सभी को भारत में एंट्री दिलाने वाले नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल पिछले ही हफ्ते न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से बॉर्डर जिलों देहरादून, US नगर, हरिद्वार और नैनीताल में बड़े पैमाने पर बाहरी घुसपैठी हो रही है और कॉमन सर्विस सेंटर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समूहों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। उधर कांग्रेस नेता और शरणार्थी संग्राम परिषद के अध्यक्ष रह चुके धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं पर लचीला रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई भी हो, वो अपना भाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हो, चाहे भारत में रहने वाले हिंदू हो या विश्व में कहीं भी रहने वाले, लेकिन खास तौर पर जो भारत के हिंदू हैं वो हमारा अपना खून है, हमारे भाई हैं। मैं शरणार्थी संग्राम परिषद का अध्यक्ष रहा हूं। जो बांग्लादेशी भारत में रहते थे, मैं तब भी ये कहता था कि ये हमारा अपना खून है। कि हमने CA लाए हैं, उसकी निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई आता होगा तो निश्चित तौर पर उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है और धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में व्यापक लेवल पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देहरादून से लेकर हरिद्वार तक घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार से भी एक बांग्लादेशी महिला रुबीना खातून को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2024 में भी रुड़की से एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया था। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू दिखने से लोगों में दहशत है। सुबह रियासी इलाके में भालू दिखने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पहले सर्दियों में ही जगह जगह पर भालू दिखाई देते थे, लेकिन इस बार गर्मियों में भी भालू शहर के आसपास के इलाकों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग उठाई है। देहरादून में रजिस्ट्री घोटाला सामने आया। आरोप था कि करीब 500 करोड़ की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेची गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब सवाल ये है कि कहीं रिकॉर्ड रूम के ताले किसी बड़ी साजिश का न्योता तो नहीं दे रहे? क्या देहरादून में जमीन घोटालों का नया अध्याय शुरू हो चुका है? देहरादून नगर निगम, जहां एक बार फिर रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बीते महीने रिकॉर्ड रूम के ताले फिर से टूटे और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ये पहला मामला नहीं है। साल 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब 2 FIR तो दर्ज हुई, लेकिन आरोपी कौन था इसका जवाब आज तक पुलिस के पास नहीं है। वहीं मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि निगम में जिन लोगों के पास रिकॉर्ड रूम का जिम्मा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दस्तावेजों से छेड़छाड़ का संदिग्ध प्रकरण ये लग रहा है और इसमें तुरंत FIR करवाते हुए नगर निगम के स्तर से कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड रूम के प्रभारी हैं और जो यहाँ पर वॉचमैन रहते हैं, उन दोनों को सस्पेंड किया गया। ताजा मामले में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र राणा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी जमीनों के दस्तावेज बदलने की फिराक में था। जो हमारी पूछताछ हुई है उसमें उससे कोई कनेक्शन नहीं निकल पाया, बट संभावना ये भी है कि 2 अन्य जो अक्यूज हैं उनके अरेस्ट होने के बाद या उनसे जो विस्तृत पूछताछ होगी तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पुराना कोई प्रकरण भी इससे जुड़ा हो सकता है। पहले रजिस्ट्री घोटाला, अब रिकॉर्ड रूम में सेंध, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देहरादून की जमीनें फर्जीवाड़े की जद में हैं या फिर सिस्टम और कमजोर सुरक्षा ऐसे घोटालों को बढ़ावा दे रही है?
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।